क्लास में दो तरीके के प्रोडक्ट पढ़े हैं, एक पढ़े हैं हम लोग सेविंग्स के प्रोडक्ट, एक पढ़े हैं करंट के प्रोडक्ट। नाउ बेसिक टर्म डिपॉजिट के बारे में आप सबको थोड़ा आइडिया है कि टर्म डिपॉजिट क्या होता है, कि 7 से 10 साल के लिए, 7 दिन से लेकर 10 साल के लिए जब कोई पर्सन एक अपना डिपॉजिट करता है तो उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट में एज पर द टाइम के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट टाइम के डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। मेच्योरिटी पे उस पर्सन को उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जितना दिन उसने उस पैसे को अकाउंट में रखा है या एफडी के रूप में रखा है उतना ब्याज उसको मिल जाता है। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट का। फिक्स डिपॉजिट हर प्रकार के अकाउंट में बन सकता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे कि वो करंट अकाउंट हो। तो ऐसा कोई फिक्सेशन या मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ सेविंग में बनेगा करंट में नहीं। नहीं, आपका सेविंग्स अकाउंट में भी टर्म डिपॉजिट बन सकता है और करंट अकाउंट में भी टर्म डिपॉजिट बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो ऑल कैटेगरीज of depositor who are eligible to open a saving and current account can also be eligible for opening a फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। यानी जो भी पर्सन बंदा जो मेजॉरिटी अटेंड कर चुका है, जिसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, जो सेविंग और करंट के क्राइटेरिया में फिट बैठता है, वो हर एक आदमी फिक्स डिपॉजिट बना सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है जैसे माइनर खुद अपने नाम से फिक्स डिपॉजिट नहीं बना सकता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद अपने नाम से फिक्स डिपॉजिट नहीं बना सकते। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग जो थॉरो कॉन्सेप्ट जो आज टाइम के साथ हमको पढ़ना है, वो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग 3 चीजों के बारे में जानेंगे। नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन के टाइप्स क्या होते हैं, किनको नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाता है और उन लोग क्या है। सो पहले आई एम स्टार्टिंग विद द नॉन रेसिडेंट इंडियन। means a person resident outside India who is a citizen of India or who is a person of Indian origin। person of Indian origin का फुल फॉर्म PIO, शॉर्ट फॉर्म PIO बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत देश से, देश भारत है उसका, या उसका जन्म भारत में हुआ है, या इंडियन ओरिजिन का यानी उसके पिताजी का जन्म भारत में हुआ है, माँ का जन्म भारत में हुआ है, ऐसा कोई भी पर्सन जो भारत देश से बाहर रह रहा है उसको अपन NRI, नॉन रिटर्निंग नहीं होता ना कुछ, नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है। बहुत लोग रिटर्निंग बोलते हैं, वो दैट इज रॉन्ग, नॉट रेसिडेंट इंडियन होता है। सो डेफिनेशन क्या है नॉन रेसिडेंट इंडियन का? अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु सेज आउटसाइड इंडिया फॉर अ पर्पस ऑफ, या तो वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से होगा, मान लो कोई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टिस में मतलब ये तुम्हारा TCS में काम करता है और उसको लंदन भेज दिया गया सडनली एक प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के लिए। सो ही और शी विल बिकम a NRI because if she or he resides more than 182 days ना, 180 days से अगर ज्यादा बाहर रह रहा है so वो NRI कहलाता है। यहाँ पे क्या क्या रीजन हो सकता है, या तो वो पढ़ने के लिए गया होगा, या उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए गया होगा, या बिजनेस के लिए गया होगा, या कोई छुट्टी में गया है। लेकिन इतना लंबा छुट्टी में भी पॉसिबल नहीं है। 1 मिनट लाइन पे रहिएगा, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है।
So, or any other circumstances which indicate his intention to stay outside India for an uncertain period. 4 चीज याद रख लो। 182 दिन से बाहर है, उसका कोई कारोबार है, काम धाम है, उसके लिए बाहर गया है, कोई काम पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है, या ऐसा कोई भी अनसर्टेन इवेंट जिसके कारण उसको बाहर रहना पड़ रहा है और वो बाहर ही है, उसके लिए उसके पास उसका है, he has applied for the visa, so वो कंडीशन में उस बंदे को, उस बंदी को, उस पर्सन को हम लोग NRI बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो NRI हमने उसको बोला, अब NRI 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के NRI लोगों का अकाउंट खुलता है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। एक होता है NRO, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, एक होता है NRE, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट। ठीक है, और जो NRI और NRI लोगों का जो FD बनता है, फिक्स डिपॉजिट, उसको हम लोग बोलते हैं FCNR। क्या बोलते हैं? FCNR। अब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ठीक है, ये तीनों को मैं समझा रहा हूं, बहुत सिंपल है, एकदम आसान भाषा में समझना। मैं पूछूंगा, 3 हो गया, 3 तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश कर दिए। सबसे पहले हम लोग उठाए NRI को, NRI को 2 भाग में बांटे। जैसे हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में अकाउंट उठाए सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट को 2 भाग में बांटे, नहीं अकाउंट उठाए, अकाउंट को 2 भाग में बांटे, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, वैसे ही NRI को उठाए और NRI को 2 भाग में बांटे, उसका सेविंग अकाउंट ही जनरली खुलता है। सेविंग में 2 टाइप, कौन सा? एक NRO अकाउंट खुलेगा और एक NRE अकाउंट खुलेगा। दोनों अकाउंट हमेशा साथ में खुलता है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन खाली NRO खुलाएगा NRE नहीं खुलाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब NRO क्या होता है? NRO अकाउंट का मतलब है, मैं वर्ड्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। NRO अकाउंट का मतलब है ये इंडियन रूपी में खुलता है, पहली बात याद रखना। NRO अकाउंट इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रूपी, पहला लाइन। दूसरा बात ये है कि आप मान लो एम्प्लॉयमेंट लगा किसी का आप में से TCS से, और वो चला गया लंदन या बैंकॉक या USA या UAE, कहीं भी चला गया। ठीक है, इसका ये अर्थ तो कि इंडियन प्रॉपर्टीज नहीं है, उसके पेरेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, घर बार जमीन जायदाद, जिससे उसका रेंट आता होगा। ठीक है, उसका ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जगह इंडियन शेयर मार्केट में पैसा फंसा हो जिससे डिविडेंड आता होगा। बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, रेंटल इनकम के साथ साथ उसकी कुछ पुरानी FDs होंगी जिसका ब्याज आता होगा इंडियन करेंसी में। अब लेकिन वो तो इंडिया में नहीं रह रहा है, तो उस पैसे को वो कहाँ लेगा? उस पैसे को वो लेगा अपने NRO अकाउंट में, मतलब वो सारे के सारे पैसे वो NRO अकाउंट में रखेगा। यानी इंडिया कंट्री से उसको जो भी अर्निंग होगी दैट विल बी ट्रांजिटेड इन रूपी और डिपॉजिटेड इन NRO अकाउंट। NRO अकाउंट फ्रीली रिपेट्रिएबल नहीं होता, मतलब आपको NRO अकाउंट में टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप इंडिया से उस पैसे को इंडियन प्रॉपर्टीज से, इंडियन रेंट से, इंडियन डिविडेंड से आप उसको अर्न कर रहे हैं, ऑल्दो यू आर पेइंग टैक्स इन डिफरेंट और अदर कंट्री। आप USA में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अगर आप काम कर रहे हैं और वहां के सिटीजन हो गए हैं, या वहां आप NRO हैं और वहां आप टैक्स पे कर रहे हैं, ऑल्दो having said that, having paying your tax, you need to pay tax in India for your NRO account. ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, क्या हम NRO के पैसे को फॉरेन में ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? सम केसेस में यस, अप टू $1 मिलियन, सम केसेस में नहीं। मैक्सिमम केसेस में वो सिर्फ इंडिया से जनरेट की हुई एक धनराशि है जिसको NRO अकाउंट में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि अगर मेरे कोई बिलोंगिंग्स हैं, मेरे, मान लो मैं बस USA में रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, सो मेरी अर्निंग्स को मेरे मम्मी पापा मेरे NRO अकाउंट से निकाल कर यूज कर सके। जस्ट ये एक सिंपल कोर ऑब्जेक्टिव होता है इस अकाउंट का, कि मेरी जो भी अर्निंग है वो, अगर मैं USA में हूं तो मेरी यहाँ की अर्निंग रुके मत, वो
कोई भी जो बंदा है जो रेंटल देने वाला है या डिविडेंड देने वाला है वो मेरे एनआरओ अकाउंट में डाल दे, ताकि मेरे रिलेटिव लोग उसको यूज कर सके। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात यह है कि परमिसिबल क्रेडिट, क्रेडिट मतलब वो चीजें जो डिपॉजिट होती है एनआरओ अकाउंट में, ट्रांसफर जो होते हैं नॉन रेसिडेंट बैंक, वो क्या है? नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स, यानी आप सब कुछ सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट की तरह उसमें कर सकते हैं। परमिटेड करेंसी टेंडर्ड बाय अकाउंट होल्डर ड्यूरिंग इज टेम्परेरी विजिट टू इंडिया। अगर कोई एक टेम्परेरी विजिट करता है, समझिएगा इस बात को, टेम्परेरी विजिट मतलब वो जस्ट एक घूमने आया है, सो वो क्या कर सकता है, थोड़ा सा पैसा वो अपनी जरूरत के लिए अपने एनआरओ से इंडियन करेंसी में वो निकाल सकता है। जो भी यूज होंगे वो इनकम, लाइक मैं जो बताया, डिविडेंड, रेंट, पेंशन, इंटरेस्ट, हर कुछ इसके अंदर आपका आ जाता है। जैसे कि मान लो एक आदमी अर्न करता है पेंशन, सडनली उसके बेटे का जॉब लग गया, पूरी फैमिली को लेकर निकल गया वहां, तो उसकी पेंशन वहां डॉलर्स में तो नहीं आएगी, वो किस में आएगी? उसके एनआरओ अकाउंट में आएगी, है ना। सो ये सारे चीजों, अगर मान लो सेल प्रोसीड हो रहा है, अगर किसी प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हो, इंडियन प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हो, तो इंडियन प्रॉपर्टी को सेल करोगे तो किसमें आएगा वो पैसा? वो एनआरओ अकाउंट में आएगा। क्या आपको उसमें टैक्स पे करना है? बिल्कुल हाँ, आपको उसमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। इलिजिबल डेबिट्स, जो आप निकाल सकते हैं पैसा, एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन may remit from balance held in NRO account an amount not exceed USD 1 million per financial year and subjected to payment of applicable tax। आप अपने एनआरओ अकाउंट से $1 मिलियन तक पैसा अपने एनआरई यानी जो यूएसए में, जो फॉरेन करेंसी में जो है, उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, सब्जेक्टेड टू परमिसिबल टैक्सेस, यानी आपको इंडियन गवर्नमेंट को भी देना है, फॉरेन करेंसी में उसको कन्वर्ट करने के चार्जेस भी देना है, क्रॉस कंट्री मार्कअप चार्जेस, ये सब करके देना पड़ेगा। यानी $1 मिलियन तक ही आप एक फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा, कोई बताओ फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 1 अप्रैल to 31st March। 1st April to 31st March। 1 अप्रैल to 31 मार्च। यस सर। चलो सही बोल रहे हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हाँ, आवाज थोड़ा कम आ रहा था, अब ठीक आ गया। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे केसेस में क्या होता है, आप लोग जो $1 मिलियन तक पैसे को आप लोग क्या कर सकते हैं? रेमिट कर सकते हैं। रेमिट मतलब पैसा ट्रांसफर करना, ट्रांजैक्शन करना। लोन जो होता है, नॉन रेसिडेंट अकाउंट होल्डर एंड थर्ड पार्टी में बी ग्रांटेड इन रूपी बाय ऑथराइज्ड डीलर बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटी फिक्स्ड। अच्छा, मान लो कोई एक एनआरओ आया और वो एनआरआई आया और वो बोला कि दादा मेरे को लोन चाहिए, तो लोन का पैसा अगर उसके इंडियन बैंक में अगर उसको लोन मिलता है तो वो पैसा कहाँ क्रेडिट होगा? उसके एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब मैं बात करता हूं एनआरई की। एनआरई अकाउंट क्या होता है? इसमें क्या हो रहा था, इंडिया से जो भी अर्निंग हो रही थी उसको हम लोग क्या कर रहे थे? उस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे थे। इसका उल्टा कर दो। सृजन, आवाज ना थोड़ा दूर से आ रहा है, फिर से थोड़ा मतलब। अच्छा, हेलो, चलो अब फिर से बोलता हूं। यहाँ जो हो रहा था, जो भी अर्निंग हो रही थी इंडिया में, जो भी अर्निंग हो रही थी, उस इंडियन अर्निंग को हम लोग एनआरओ अकाउंट में ले रहे थे। लेकिन एनआरई अकाउंट में क्या होता है, जो भी तुम्हारी अर्निंग हो रही है, अगर आप मैं यूएसए में हूं और यूएसए में मैं जॉब कर रहा हूं और यूएसए में उस जॉब से मेरी अर्निंग हो रही है, सो दैट विल बिकम अंडर द एनआरई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी इसका अकाउंट था, उसका एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। एक्सटर्नल मतलब बाहरी करेंसी में हम अर्न कर रहे हैं, मतलब डॉलर में। लेकिन मान लो मैं बाहर में कोई करेंसी में अर्न कर रहा हूं डॉलर में, मेरे पापा यहाँ रहते हैं
और मम्मी यहाँ रहती है और उनका सहारा सिर्फ मैं हूँ, लेकिन मेरी जॉब तो लग गई है वहां, उनके लिए मेरे को यहाँ पे पैसा भेजना है, तो वो अकाउंट हमेशा जॉइंट अथॉरिटी में खुलता है। यानी कि एक इंडियन सिटीजन कोई ना कोई इस अकाउंट में रहेगा जो आपका रिलेटिव हो और आप रहोगे, इसको NRE अकाउंट बोलते हैं। इसमें इंडियन गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार का आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि आप उस पैसे को अर्न कर रहे हो फॉरेन में। सपोज मैं यूएसए में, न्यूयॉर्क में जॉब कर रहा हूं या बॉस्टन में कहीं भी जॉब कर रहा हूं और मेरी अर्निंग हो रही है डॉलर्स में, सो आई एम ऑलरेडी पेइंग माय टैक्सेस टू द यूएस गवर्नमेंट। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उनको मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा हूं। तो उस पैसे को अगर मैं रिपेट्रिएट करता हूं, ट्रांसफर करता हूं इंडिया में अपने NRE अकाउंट में, क्यों कर रहा हूं? मेरे माँ पिताजी को यूज आ जाए वो पैसा करके। इसलिए अगर मैं उस पैसे को ट्रांसफर कर रहा हूं, सो उस पैसे में मेरे को इंडियन गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार से टैक्स पे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दैट्स इट। क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पैसे पे टैक्स पे कर चुका हूं यूएस गवर्नमेंट को अपने उस वित्तीय वर्ष में। ठीक है, सो इसको अपन NRE बोलते हैं। सो NRI अकाउंट दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है NRO और एक है NRE। नाउ इसमें जो FDs बनते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट बोलते हैं, यानी कि FCNR अकाउंट बोलते हैं। FCNR अकाउंट मिनिमम 1 साल से मैक्सिमम 5 साल के लिए बनते हैं। वो 7 और 10 दिन है ना, 7 से 10 साल, इसको मिनिमम 1 साल से मैक्सिमम 7 साल के लिए बनते हैं। हर प्रकार के डेबिट और क्रेडिट जो परमिसिबल होते हैं NRE अकाउंट के रिस्पेक्ट में, यानी NRE अकाउंट में ही FCNR FDs बनते हैं। यहाँ के इंडियन उसमें नहीं बनता ना, याद रखना। जो NRE अकाउंट होगा उसमें जो भी पर्सन फॉरेन से पैसा भेजेगा उस पैसा में हम ये बनाएंगे। ठीक है, जब भी कोई अकाउंट होल्डर पर्सन ऑफ रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट करता है कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्टेड रेट, उसमें हाँ एक बात और, इसमें कैसे रहता है ना, जो भी FD का रेट होगा इंडियन गवर्नमेंट का, उससे 50 पैसा से 1% अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली मिलता है। ठीक है, जनरली 1 रुपया ऊपर मिलता है। लेकिन अगर आप NRO अकाउंट में FD बनाते हो मान लो, तो आपको सेम रेट लगेगा, क्योंकि आप इंडियन की अर्निंग को ही इंडियन वाले अकाउंट में पैसा में FD, ऐसा नहीं है कि NRO अकाउंट में FCNR नहीं बनता है, लेकिन उसमें आपको जो भारत देश के FD का रेट है हर एक सिटीजन के लिए वही रेट लगेगा। लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री से अपना पैसा भेज के यहाँ उसके अपने NRE अकाउंट में आप अपना पैसा बनाते हो, तो भारत को क्या मिल जाता है? फॉरेन रिजर्व मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलती है। डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं इंडिया में, डॉलर्स में पैसे आने से और फिर उसको मिनिमम आपको होल्ड करना है, तो उतने साल के लिए होल्ड हो जाता है पैसा। जितने साल के लिए होल्ड होता है तो भारत का रिजर्व बढ़ता है। बोलते हैं ना FDI इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं हमारे देश में। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ज्यादा GDP में हेल्प होगी। ये सब पैसे को भारत यूज कर सकता है, यानी $1 22 रुपीज चल रहा है। समझ सकते हो कितना डिफरेंस है। सो इसलिए भारत बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है इन दिनों में FCNR डिपॉजिट्स के लिए। समझ में आई बात? इसके अलावा अब हम लोग जो देखेंगे, ये सारे प्रकार के हम लोग वो देख लिए, अब सारे टाइप के हम लोग लोन देखेंगे। लोन में हम लोग डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, मैं एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को बता रहा हूं जो लोन लेते वक्त जरूरी होता है। चलो पहले आप लोग बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा लोन लेना है तो। ID प्रूफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ और पेमेंट स्लिप और बैंक स्टेटमेंट, 16 और बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक और 2 फोटोज और आइडेंटिटी कार्ड जहाँ वो काम करता है। सर पेमेंट स्लिप बोल रहे हैं तो जो जॉब नहीं करता वो थोड़ी दे पाएगा पेमेंट स्लिप, तो लोन भी नहीं मिलेगा उसको। हाँ, तो सर उसके वो के थ्रू नहीं मिलेगा, जैसे प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं, नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी को गिरवी रख देगा, लोन का EMI किससे पटाएगा जब कमाता ही नहीं तो। शॉप होगा तो सर, तो फिर ITR होगा, इनकम टैक्स रिटर्न भरता होगा। हाँ सर। और बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर से सब बताओ एक एक बार।
कुछ इसमें इन्होंने कुछ भूल रहे हैं। सर पासपोर्ट पासपोर्ट फॉरेन थोड़ी ना जाना नहीं है। लगेगा। और बोलो। बोलो। जैसे होम लोन के लिए जमीन डाइवर्सन लगेगा, उसका कितना कितना वो ले रहा है उसके हिसाब से, तो जमीन के अच्छा। डाइवर्सन पेपर देना पड़ेगा। अच्छा अब देखो सर होम लोन के लिए आरटीआर लगेगा और पर ईयर का, और उसके बाद अगर मीन्स और क्रेडिट स्कोर देखते हैं बैंक्स में, और सर और एड्रेस प्रूफ्स एंड आईडी प्रूफ। तो हमको लगेगा आईडी प्रूफ पहला चीज, एड्रेस प्रूफ। आईडी एंड एड्रेस क्या क्या होता है आप लोगों को पता है। देन हमको लगेगा अगर सैलरीड पर्सन है तो उसके 3 से 6 महीने का सैलरी स्लिप या फॉर्म 16। अगर बिजनेसमैन है तो उसका हमको लगेगा इनकम टैक्स रिटर्न और है ना, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं आईटीआर। इसके अलावा हमको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। पुराना अगर कहीं कोई लोन चल रहा है तो पुराने लोन का लोन स्टेटमेंट भी लगेगा। जितने लोन चल रहे होंगे उतने लोन का लोन स्टेटमेंट लगेगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडिविजुअल लोन के लिए, पर्सनल लोन में ये डॉक्यूमेंट लग जाएंगे जितना मैंने बताया। अगर होम लोन की मैं बात करूं तो होम लोन क्या होता है, हम लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, उस लोन को हम लोग होम लोन बोलते हैं। होम लोन में हम लोगों को जनरली जो बैंक रहती है वो टीएनसी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी को ही लोन करती है। सो अब टीएनसी क्या होता है दादा, टीएनसी का मतलब होता है जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत अप्रूव्ड होनी चाहिए। टीएनसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत अप्रूव्ड होनी चाहिए, उसको अपन टीएनसी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके तहत अप्रूव होनी चाहिए। फिर कौन सा प्रॉपर्टी है, उसका नक्शा क्या है, B1 खसरा क्या है, उसका किस कॉलोनी में बन रहा है, तो उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेलिंग हमको चाहिए रहती है। प्रॉपर्टी पेपर्स बोल लो या फिर प्रॉपर्टी पेपर्स भी हमको एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया यहाँ पे, वो चाहिए। मान लो हम लोग को 4 व्हीलर लेना है, व्हीकल लोन की बात करें तो 4 व्हीलर में हम लोग को क्या चाहिए रहेगा, जो भी गाड़ी है, जो भी गाड़ी हम खरीद रहे हैं उस गाड़ी का हमको कोटेशन चाहिए रहेगा। ठीक है, क्या है, 2 व्हीलर में भी सेम हो जाएगा, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये बोथ आर द सेम, है ना। और दोनों में हम लोगों को कोटेशन चाहिए रहेगा कि ये गाड़ी क्या है, कौन सी कंपनी की है, कितने रुपए की, कितने हार्स पावर की, कितने सीसी की, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। इसके अलावा जो बेसिक डॉक्यूमेंट में बताया वो चाहिए रहेगा। लैंड बिल्डिंग मॉर्गेज लोन, जो एक सर बोल रहे थे कि अपने जमीन को, अपने घर को गिरवी रख दो, मॉर्गेज रख दो, लैंड को या बिल्डिंग को मॉर्गेज रख दो और उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग लोन लेते हैं तो ये भी, इसको अपन बोलते हैं मॉर्गेज लोन या लैप। लैप का फुल फॉर्म होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो लैप लोन भी मिलता है। इसमें आप जिस चीज को, जिस सामान को गिरवी रख रहे हैं वो शहर के भीतर हो, जनरली नहीं हो बाहर हो तो फिर वो थोड़े अलग तरीके से लोन होता है। तो शहर के भीतर हो, उसका जो भी डायमेंशन हो वो भी एक एक पेपर उसका भी हमको चाहिए, प्रॉपर्टी पेपर्स जिसको अपन बोलते हैं। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत अप्रूव हो तो सो फार सो गुड है। उसको हम गिरवी रखते हैं, उसके मार्केट प्राइस का कितना मार्केट प्राइस है उसका 70 to 85% तक हम लोन करते हैं। इसके बाद होता है ज्वेल लोन। ज्वेल लोन कोई बताएगा क्या होता है? यस सर। सर ज्वेल लोन गहनों को बैंक में मतलब मॉर्गेज करते हैं और उसके बदले लोन लेते हैं, उसके थ्रू लोन लेते हैं। तो जितनी भी हमारे पास ज्वेलरी है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं। जैसे जो भी हमारे पास ज्वेलरीज है उस ज्वेलरी का जो करंट मार्केट वैल्यू होता है, जैसे 24 कैरेट का ज्वेलरी है, 22 कैरेट का ज्वेलरी है, उसके हिसाब से हम लोग उस चीज को क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं। गिरवी रख के उस पैसे के, उस
उसके अगेंस्ट में 70 से 80% तक उसका मार्केट वैल्यू का हमको क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। फिर धीरे धीरे हम ईएमआई चुकाते हैं। जब हम अपने ईएमआई को पूरी तरीके से कंप्लीट कर डालते हैं तो कंप्लीट करने के बाद हम अपनी ज्वेलरी वापस छुड़वा लेते हैं। ये पर्सनल लेवल पे भी होता है और ये कमर्शियल यानी बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उन लोग क्या करते हैं, सोने की बिस्किट्स रखे रहते हैं, अपने पास गोल्ड रिजर्व रखे रहते हैं। तो इन केस अगर उनको जरूरत पड़ गया तो वो उनको भी गिरवी रख के बैंक से लोन ले लेते हैं। हाँ सर पूछिए कुछ पूछ रहे थे। सर ज्वेल्स लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है? कुछ नहीं, आपके आईटीआर, जिसमें अब ज्वेलरी का तो प्रूफ चाहिए रहेगा ना, ज्वेलरी पूछ लोन में रहा था सब, वही। हाँ कि सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, आपके पास जेन्युइन बिल होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि बस 2 हाँ पैसा सर। ज्यादा लगे लेकिन जीएसटी देके ज्वेलरी सही चीज सही बिल के साथ लो। हाँ इसके सर। बाद होता है लोन अगेंस्ट बैंक ओन डिपॉजिट यानी ओडी, ठीक है, जो मैं आप लोग बताया था ओवरड्राफ्ट ओन डिपॉजिट, अपने ही एफडी के अगेंस्ट में लोन लेने को ओडी बोलते हैं, सिंपल। लोन अगेंस्ट शेयर्स, आप कोई शेयर लेके रखे और वो शेयर का वैल्यू के वैल्यूएशन के बेसिस पे, ऐसा नहीं कि आप लेके रखे, उस शेयर को आप लेके रखे हैं बहुत सालों से, मिनिमम शायद उसका 5 साल का टेन्योर है, 5 साल से अगर आपके पास है और इफ योर शेयर इज ग्रोइंग वेरी वेल, और जनरली ये डेट शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर नहीं होते, डेट शेयर मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सारी चीजों पे हम लोग को भी लोन मिल जाता है। ये भी सेम प्रेजेंट मार्केट वैल्यू का 50 to 60% तक इसमें हम लोग को लोन मिलता है। लोन फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसको बताओ ये क्या होता होगा। जैसे कंज्यूमर मतलब कभी वो जैसे मोबाइल फाइनेंस कराया रहता है या फिर और कुछ फाइनेंस कराया रहता है, उसके बेस पे प्री अप्रूवल के लिए जो बैंक जो प्राइवेट कंपनी होता है वो उनको लोन देती है, वो कंज्यूमर लोन होता है। और कोई बताओ। सर मे बी शॉप पर ये लोन लेगा मशीनरी या फिर किसी और चीज के लिए। घर में सर हाउस होल्ड के लिए लोन लेते हैं, हाँ वेरी गुड। हाउस होल्ड गुड्स के लिए। हाँ जैसे कि हम लोग एसी ले लिए, हम लोग फ्रिज ले रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं, मतलब वही फ्रिज, आपका चिमनी लगवा रहे हैं घर में, वाटर पॉट पीने का जो वो प्यूरिफायर होता है वो लगवा रहे हैं। सो जो बेसिक छोटी छोटी हाउस होल्ड नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए, जो ऐसा भी लोन कौन देता है, आईडीएफसी बैंक देता है, एनबीएफसी जितनी है बहुत से देते हैं। सो ऐसे हाउस होल्ड नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइप का हम लोग लोन लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लोन फॉर परचेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल। लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, आरबीआई बॉन्ड्स, बता चुका हूं, आपकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, जो घर में एलआईसी की पॉलिसी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, इसको भी गिरवी रख के, जैसे कि किसी की मेच्योरिटी 10 साल बाद होनी है, आप उसमें 5 प्रीमियम 4 प्रीमियम पे कर चुके हो, तो टोटल अमाउंट आप जितना पे किए हो, मान लो आप 3 लाख पे किए हो, तो उसका 70 से 80% यानी कितना हो गया, वही 2,40,000 से 2,60,000 के आसपास आपको लोन मिल जाएगा। तो इतने टाइप के लोन होते हैं, ऐसा नहीं है, इससे भी और बहुत ज्यादा है, जो आप लोगों के सिलेबस में है वो मैं चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का लोन कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड में जनरली क्या होते हैं, हम लोग पैसे इन एडवांस, डेबिट कार्ड क्या होता है, जो पैसे सेविंग्स अकाउंट में रहेंगे, किसी के सेविंग अकाउंट में 100 रुपया है तो 100 ही रुपया निकलेगा, 1000 रुपया डालेगा तो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। 10,000 रुपया है तो क्या कितना निकल सकता है डेबिट कार्ड में से, सिर्फ डेबिट कार्ड से 10,000 रुपया ही निकल सकता है। डेबिट कम एटीएम कार्ड होता है वो, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म बताओ। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वेरी गुड। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन से हम कार्ड निकालते हैं, जो कार्ड आजकल निकालते हैं वो डेबिट कम एटीएम कार्ड होता है, आप उससे पैसा डेबिट करते हैं, बैंक की भाषा में बात कर रहे हैं ना, पैसा निकालते हैं। क्रेडिट कार्ड में मतलब क्या होता है, आपको आपके इनकम के बेसिस पे, आपके आईटीआर के बेसिस पे, इवन आपके सैलरी स्लिप, इन सब के बेसिस पे आपको एक वो बना के दे दिया जाता है लिमिट, उतने लिमिट तक के पैसा को आप यूज कर सकते हो, और उस पैसे को आपको मिनिमम 0 से लेके 45 डेज के भीतर पे करना पड़ता है, अदरवाइज आपको पर डे का
2.2 से लेके 3.5% तक, यह डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कार्ड टू कार्ड, आपको चार्जेस लगता है प्रतिदिन का। क्या चार्जेस है? ये इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। मान लो कोई बंदे की अर्निंग है 5 लाख रुपया सालाना, 5 लाख का वो ITR फाइल करता है, तो 5 लाख का अगर वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है, बिल्कुल मिलेगा उसको। मान लो 5 लाख में 1.25 लाख की लिमिट बना के दे दिए, अब वो 1.25 लाख को यूज करे, लेकिन हाँ, यूज करने के बाद अगले 45 दिनों में उसके बिलिंग साइकिल के पहले पहले जमा कर दे, अदरवाइज उसको चार्ज लगेगा। ये एक प्रकार का बैंक के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हम लोन ले सकते हैं बिना ब्याज के नेक्स्ट 45 डेज तक के लिए। सो क्रेडिट कार्ड तो बहुत सिंपल चीज है, आजकल हर कोई जानता है व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस, दिस वन इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। बैंकिंग सर्विसेज में हम लोग डिफरेंट सर्विसेज अब देखने वाले हैं। आई एम स्टार्टिंग विद द, अभी हम लोग देखेंगे जो जो हम लोग सुनते हैं ना, RTGS, NEFT, चेक क्लियरेंस सर्विसेज, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके बाद बैंक गारंटी क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये सारे प्रोडक्ट्स डे बाय डे हम लोग देखेंगे। आज हम लोग यही पे एंड करेंगे कि सेफ डिपॉजिट लॉकर, हर किसी को पता है सेफ डिपॉजिट लॉकर इज वन ऑफ द यूजफुल एंड पॉपुलर सर्विस ऑफर्ड बाय द बैंक टू द कस्टमर। सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास कुछ सामान है जिसको आपको घर पे नहीं रखना है, चोरी का डर है, सो यू कैन सेफ इट टू इन द सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, ठीक है। वो डिपॉजिट लॉकर्स की एक की आपके पास होती है, एक की आपके बैंक के मैनेजर के पास होती है। जब दोनों उस की को डालते हैं तो वो सेफ डिपॉजिट लॉकर्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स में आप अपने पेपर्स, आप अपने गोल्ड्स, आप अपने इंपॉर्टेंट कागजात, डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगता है आप रख सकते हैं। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स जो बने रहते हैं वो फायर फ्री होते हैं, मीन्स अगर उसमें फायर लग गया, फायर प्रूफ होते हैं कि आग लग जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो ये सब में वो इतने ज्यादा मजबूत मेटल से बनाए जाते हैं कि उसमें इन सब के चांसेस नहीं होते हैं। क्या सेफ डिपॉजिट लॉकर टूटते नहीं, कई बार टूटे हैं, कई बार चोरियां हुई हैं। क्या उसके लिए बैंक जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बैंक बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है अगर आप अपने सेफ डिपॉजिट लॉकर्स में कोई चीजें रखी हैं और वो चोरी हो जाता है। बिकॉज जब एक पर्सन सेफ डिपॉजिट लॉकर्स में जाके कोई सामान रखने के लिए जाता है तो बैंकर वहां पे खड़े होके नहीं देखते रहता कि वो सामान क्या रख रहा है। इवन दो सेफ डिपॉजिट लॉकर रूम में किसी भी प्रकार के CCTV कैमरे भी नहीं होते हैं। सो कोई पर्सन क्लेम करता है कि चोरी हुई है, मेरी 15 लाख की ज्वेलरी थी, मे बी 15 लाख की ज्वेलरी हो सकती है, मे बी ऐसा हो सकता है कि उसमें एक पत्थर भी ना रखा रहा हो, एंड ही इज क्लेमिंग द बैंक कि मेरी 15 लाख की ज्वेलरी पार हो गई। सो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता, हाँ चोरी नहीं होगी क्योंकि इट इज अ बैंक, इट इज अ वेल सेफ प्लेस रादर देन होम, घर से ज्यादा सेफ प्लेस है। इसलिए लोग एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी बैंकिंग में लेते हैं और अपनी जरूरी चीजों को सेफ डिपॉजिट लॉकर्स में रखते हैं। सो टिल दिस स्लाइड वी विल एंड टुडे, फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके, आई थिंक इट्स 8:40 टुडे। सौरभ, हाँ बता। ये हो गया ना आज का? हाँ, किसी डाउट है क्या है? हाँ बता सर। सेफ डिपॉजिट लॉकर कोई भी ओपन करा सकते हैं? नहीं भाई, वही लिमिट सम में माइनर मेजर है ना। हाँ, उसके लिए ITR फाइटीआर नहीं लगता है। आपका सेविंग अकाउंट है, आप मेजर हैं, यू कैन हैव अ सेफ डिपॉजिट लॉकर। आप अकेले ले सकते हैं, आप ज्वाइंट में ले सकते हैं, आप 2 से 3 लोगों की ज्वाइंट कस्टडी में भी ले सकते हैं। सर NRI इंडिया में लोन ले सकते हैं? क्या? NRI इंडिया से लोन ले सकते हैं? NRO अकाउंट में ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सर NRO और NRE अकाउंट दोनों एक ही बैंक में खुलता है कि अलग अलग बैंक में भी हो सकते हैं? आप 50 बैंक में हर जगह NRO NRE खुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जगह दोनों अकाउंट एक साथ खुलेगा। और सर टैक्स लगता है ना, जब कोई विदेश से कमाता है और इंडिया में भेजता है तो उस पर भारत सरकार कुछ टैक्स लेती है? नहीं लेती। NRE अकाउंट में भेजेगा अनटिल एंड अनलेस टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने उस कंट्री में टैक्स पे कर चुका है। हाँ मैम, प्लीज बोलिए। सर NRO और NRE अकाउंट में क्या अंतर है? NRO अकाउंट में आप इंडिया से कमाए हुए धन राशि को, इंडिया से कमाए हुए अर्निंग को, चाहे रेंट कमा रहे हो आप इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया से आप डिविडेंड कमा रहे हो, इंडियन प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा कमा रहे हो, वो सब आता है।
एनआरई अकाउंट में जो बाहर देश में अगर आप जॉब कर रहे हो और बाहर देश से कोई अर्निंग है और उसको आप अपने घर परिवार वालों के लिए डिपेंडेबल जो इंडिया में रहते हैं उनको भेजना चाह रहे हो और उनके लिए भेज रहे हो तो उसको एनआरई बोलते हैं। एनआरई अकाउंट में जो भी पैसा आप बाहर देश से इंडिया में भेजते हो उसमें किसी भी प्रकार का इंडियन गवर्नमेंट को आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, बट एनआरओ में करना पड़ता है क्योंकि आप यहीं के देश से अर्निंग कर रहे हो। ठीक है सर, बाहर कंट्री के जो अर्निंग अगर वो एस्टिमेट से ज्यादा होगी तो वो लोग तो टैक्स लगाएंगे ही ना सर। तो उन लोग उस गवर्नमेंट वाले वहां के लगाएंगे ना, आपको यहाँ नहीं, यहाँ भेजने में कोई दिक्कत नहीं, आप ऑलरेडी टैक्स पे करोगे। यहाँ से बहुत ह्यूज ज्यादा टैक्स है, आई थिंक 40% टैक्स लग जाता है आपकी अर्निंग का वहां पे, आप जितना भी अर्न करो। इट इज देयर हैज अ मच मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम देन इंडिया ना। चलो तो फिर 8:40 हो गया, आई हैव टू गो फॉर अ बैंक। सो कोई भी डाउट हो कुछ भी हो सो वी विल स्टार्ट विद टुमारो।